ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित हाई सिक्योरिटी नेशात गेस्ट हाउस। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानियह को यहीं ठहराया गया था। 31 जुलाई 2024 को हानियह के कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। इसमें हानियह और उनका बॉडीगार्ड मारा गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक इजराइल ने शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और हानियह की हत्या की। इसमें अमेरिका ने उसकी मदद की है। दूसरी तरफ ब्रिटिश मीडिया हाउस द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने नेशात गेस्ट हाउस के 3 कमरों में बम रखवाए थे। इजराइल ने भले ही इस्माइल हानियह को मारने की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दूसरे देशों में घुसकर मारने का उसका पुराना इतिहास रहा है। कभी फोन बम, कभी कान में जहर का इंजेक्शन, कभी महज टूथपेस्ट से। मोसाद के एजेंट्स पर अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारने के आरोप लगते रहे हैं। मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे कि 95 लाख की आबादी वाला छोटा सा इजराइल कैसे दूसरे देश में घुसकर बड़े बड़ों को मार देता है। शुरुआत कुछ चर्चित मामलों से करते हैं। टेलीफोन उठाते ही सिर उड़ गया टारगेट याह्या अय्याश उर्फ इंजीनियर, लोकेशन गाजा पट्टी। 6 मार्च 1966 को गाजा में पैदा हुए याह्या ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर हमास में शामिल हो गया। इजराइल ने उसे 60 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। इन हमलों में शामिल होने के आरोप लगाए। मेहोला जंक्शन 1993। 1994 में मेहोला जंक्शन में अफुला बस ब्लास्ट स्टॉप ब्लास्ट कब मारा गया? 5 जनवरी 1996। 1995 में यरूशलम बस स्टॉप ब्लास्ट। 2012 में इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के पूर्व निदेशक कार्मी गिलोन ने डॉक्यूमेंट्री द गेटकीपर्स में बताया, याह्या अय्याश बचपन के दोस्त ओसामा हमद के घर में रात बिताने आया था। हमद के चाचा ने इजरायली पहचान पत्र और पैसों के बदले शिन बेट को ये जानकारी दी थी। इजरायली एजेंट ने उन्हें घर पर लगाने के लिए एक सेल फोन देकर कहा कि उन्हें याह्या अय्याश की बातचीत सुननी है। इस सेल फोन में 15 ग्राम RDX विस्फोटक था। जैसे ही याह्या अय्याश अपने पिता से फोन पर बात करने लगा, एजेंट ने रिमोट कंट्रोल से टेलीफोन बम ब्लास्ट कर दिया। बी फूल के गुलदस्ते भेजकर मर्डर। टारगेट वेल जवेतर और महमूद हमशारी, लोकेशन इटली और फ्रांस। 6 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक चल रहा था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। 2 इजरायली खिलाड़ियों को मारने के बाद आतंकियों ने बाकी को छुड़ाने के लिए 200 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की। इजराइल की महिला PM गोल्डा मेयर ने जर्मनी की चांसलर विली ब्रांड से फोन पर कहा, इजराइल आतंकियों की मांग नहीं मानता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जर्मन सुरक्षा बलों के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते ही आतंकियों ने 9 खिलाड़ियों की हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए और 3 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। घटना के मास्टरमाइंड समेत 35 लोगों को मारने के लिए इजरायली PM गोल्डा मेयर ने 16 अक्टूबर को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को मंजूरी दी। इजरायली एजेंट ने उन्हें घर पर लगाने के लिए एक सेल फोन देकर कहा कि उन्हें याह्या अय्याश की बातचीत सुननी है। पहले ही दिन इटली के रोम में वेल जवेतर और 2 महीने बाद 8 दिसंबर को फ्रांस में महमूद हमशारी की हत्या कर दी गई। दोनों लोगों की हत्या टेलीफोन बम में विस्फोट से की गई। इजरायली एजेंट्स टारगेट को कुछ दिन पहले एक गुलदस्ता भेजते थे, जिसके साथ भेजे गए 1 डे इन कार्ड में लिखा होता था, सितंबर हम न भूलते हैं, न माफ करते हैं। जर्नलिस्ट साइमन रेवे ने अपनी किताब 1 डे इन सितंबर में लिखा, 7 साल तक चले इस ऑपरेशन में इजराइल ने खोज खोज कर अपने दुश्मनों को मारा था। युगांडा सैनिकों की ड्रेस पहन इजरायलियों को बचाया, टारगेट बंधक बनाने वाले आतंकी, लोकेशन पे फ्रांस युगांडा। 27 जून 1976 को इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 246 यात्रियों लेकर उड़ान भरने वाली फ्रांस की फ्लाइट 139 को फिलिस्तीन समर्थक 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। एथेंस तुर्की, बेंगाजी मिस्र, तेल अवीव सूडान, एंतेबे 4 नैरोबी सऊदी अरब। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन से इजाजत लेने के बाद आतंकी हाईजैक विमान को ग्रीस की राजधानी एथेंस और लीबिया के बेंगाजी से होकर युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पर पहुंचे।
आतंकियों ने इजरायल से विमान को छोड़ने के बदले $5 मिलियन और 4 देशों की जेल में बंद 53 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 3 जुलाई 1976 को इजरायली कैबिनेट ने हाईजैक विमान को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दिखाई। युगांडा सरकार को भनक लगे बिना इजरायल से 100 कमांडोज की टीम C-130 सुपर हरक्यूलिस विमानों से एंतेबे के लिए रवाना हो गई। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के काफिले में शामिल काले रंग की मर्सिडीज जैसी गाड़ियां और सैनिकों का ड्रेस पहनकर इजरायली सैनिक युगांडा में घुसे। एंतेबे हवाई अड्डे पर उतरने के बाद इजरायली फोर्स मर्सिडीज कारों का काफिला लेकर बंधकों वाली बिल्डिंग में घुस गई। कमांडोज ने हिब्रू भाषा में सभी बंधकों को लेट जाने को कहा और वहां फायरिंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई में सभी 7 आतंकी और सेना के 50 जवान मारे गए। 116 यहूदियों को लेकर लौटते वक्त इजरायली कमांडोज ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन को बम से उड़ा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई, जो सेना के एक अधिकारी थे। टूथपेस्ट से फिलिस्तीनी कमांडर की हत्या टारगेट वादी हद्दाद या अबू हानी लोकेशन पूर्वी बर्लिन। 1927 में फिलिस्तीनी शहर सफेद में पैदा होने वाला वादी हद्दाद आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का प्रमुख था। 1963 के बाद से ही वादी हद्दाद इजरायल के खिलाफ हथियारों के जरिए जंग लड़ने की तैयारी करने लगा। कोकोको 00 1960 से 1970 के दशक में उसने कई विमानों को हाईजैक किया। एंतेबे एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा यहूदियों को बंधक बनाने के बाद से ही वह इजरायल के रडार पर था। 1 थ्योरी। कब मारा गया? 28 मार्च 1978 वादी हद्दाद को मारे जाने को लेकर 2 तरह की थ्योरी है। 2018 में इजरायल के पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने अपनी किताब राइज एंड किल फर्स्ट द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ इजराइल्स टारगेटेड असैसिनेशंस में लिखा कि मोसाद ने हद्दाद को उसके टूथपेस्ट में जहर देकर मार डाला। 2006 में इजरायल के पत्रकार आरोन जे क्लेन ने अपनी किताब स्ट्राइकिंग बैक में लिखा कि वादी हद्दाद चॉकलेट का शौकीन था। मोसाद ने बेल्जियन चॉकलेट में मीठा जहर लगाकर उसे भेजा, जिसे खाने के कुछ महीने बाद उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर राइज द सीक्रेट हिस्ट्री एंड ऑफ इजराइल्स किल टारगेटेड असैसिनेशंस फर्स्ट रोनेन बर्गमैन। 2 थ्योरी। 10 जनवरी 1978 को मोसाद एजेंट ने उसके घर में घुसकर उसके असली टूथपेस्ट की जगह जहर वाली टूथपेस्ट रख दिया। हद्दाद को अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टरों को उसे जहर देने का संदेह हुआ था, लेकिन वो इसे कंफर्म नहीं कर पाए। बिजली का झटका देकर मारा टारगेट महमूद अल मबू लोकेशन दुबई। 1989 में इजरायल के 2 सैनिकों के अपहरण और हत्या का आरोप हमास के इज्जेदीन अल कसम ब्रिगेड पर लगा। उस समय इस ब्रिगेड की जिम्मेदारी महमूद अल मबू नाम के हमास कमांडर के हाथ में थी। इस घटना के बाद वह इजरायली खुफिया एजेंसी के रडार पर आ गया। कब मारा गया? 19 जनवरी 2010। 19 जनवरी 2010 को दुबई के एक होटल के कमरे में मबू की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या किसने और कैसे की, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। कुछ समय बाद परिवार को दी गई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया था कि महमूद अल मबू की मौत बिजली के झटके और गला घोंटने की वजह से हुई थी। द वाशिंगटन पोस्ट ने दुबई आने के एक दिन के भीतर हुई मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का शक जताया था। मैग्रेट बम से कार उड़ा दी टारगेट मुस्तफा अहमदी रोशन लोकेशन तेहरान। मुस्तफा अहमदी रोशन ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल थे। आरोप है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग शुरू की। कब मारा गया? जनवरी 2012। 11 जनवरी के दिन हर रोज की तरह ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन अपने घर से दफ्तर के लिए निकले। तभी उत्तरी तेहरान के इलाके में एक मोटर बाइक पर सवार 2 लोगों ने उनकी कार के दरवाजे पर एक चुंबकीय बम लगा दिया। मुस्तफा और उनके बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते इससे पहले ही जोरदार विस्फोट हुआ और मौके पर 2 अन्य लोगों के साथ उनकी मौत हो गई।
तेहरान के डिप्टी गवर्नर सफराली बारातलू ने दावा किया कि बम चुंबकीय था और ऐसा लगता है कि इसमें इजरायली एजेंसी का हाथ था। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन से पहले कुछ इसी पैटर्न पर ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट दारियुस रेजाई निजाद, माजिद शरियारी और मसूद अली मोहम्मदी की भी हत्या की गई। कान में जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश, टारगेट खालिद मिशाल, लोकेशन सी जॉर्डन। 1987 में वह हमास का फाउंडर मेंबर था। 1990 के दशक में इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। 1997 में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट के आदेश पर खुफिया एजेंसी मोसाद को खालिद मिशाल को मारने की कोशिशें शुरू हुई। मारने की कोशिश 25 सितंबर 1997। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खालिद मिशाल ने बताया वह जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मजबूत सुरक्षा घेरे में रह रहा था। हमास ऑफिस के बाहर मोसाद के 2 एजेंटों ने मेरे पीछे एक डिवाइस रखा, जिसके बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में इंजेक्शन दिया हो। बॉडीगार्ड ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद तेज सिर दर्द और वॉमिटिंग होने के बाद खालिद को जॉर्डन के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। जॉर्डन के राजा हुसैन ने शांति समझौते तोड़ने की धमकी देकर इजरायल से जहर का एंटीडोट लेकर खालिद मिशाल की जान बचा ली। साथ ही 20 फिलिस्तीनी आतंकियों को भी रिहा करवा दिया। इस्माइल हानियह की मौत के बाद हमास चीफ के लिए खालिद मिशाल का नाम भी सामने आ रहा है। इजरायल के अन्य टॉप खतरनाक ऑपरेशन। ऑपरेशन फिनाले, लोकेशन मैप प्रतीकात्मक है। अर्जेंटीना, साल 1960। लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमन हिटलर की स्टेट सीक्रेट पुलिस गेस्टापो में यहूदी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे, जिसने लाखों यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मरवा दिया। इजराइल इसीलिए उसे खोज रहा था। 1957 में एक जर्मन यहूदी ने एडोल्फ आइकमन के अर्जेंटीना में छिपे होने की जानकारी दी। 3 साल बाद मोसाद की एक टीम आइकमन को पकड़ने के लिए अर्जेंटीना पहुंची। 20 मई की शाम 7:40 बजे बस नंबर 203 से नीचे उतरते ही खुफिया एजेंट उसे किडनैप कर इजराइल ले आए। 2 दिन बाद इजराइल ने इसकी जानकारी दी और कुछ महीनों तक केस चलने के बाद 15 मामलों में दोषी पाकर उसे फांसी की सजा दी गई। गोलन हाइट्स पर कब्जे के लिए ऑपरेशन, लोकेशन सीरिया, साल 1960। 1960 में इजराइल से सटे गोलन हाइट्स पर तैनात सीरियाई फौज इजरायली लोगों को निशाना बनाती थी। 1960 में मोसाद ने एली कोहेन नाम के शख्स को जासूस के रूप में भर्ती कर उसे सीरिया में जासूसी करने के लिए भेजा। अर्जेंटीना में राजदूत, नेताओं और बड़े फौजी अफसरों से दोस्ती के बाद एली कोहेन की दोस्ती एक ऐसे शख्स से हुई जो बाद में सीरिया के राष्ट्रपति बने। द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस नाम की किताब में लेखक मार्क इवार्गो लिखते हैं, एली कोहेन सीरियाई अफसरों को महंगे तोहफे और महंगी शराब गिफ्ट कर तमाम खुफिया जानकारियां मोसाद को पासन करते थे। 1962 में बाथ पार्टी की सरकार बनी तो उसे उपराष्ट्रपति बनाने की बात चलने लगी। लेकिन 1965 में खुफिया संदेश भेजते हुए पकड़े जाने पर एली कोहेन को राजधानी दमिश्क में फांसी पर लटका दिया गया। ईरान की सेना तक में मोसाद की पैठ। 2 घटनाओं से समझते हैं कि ईरान में मोसाद की कितनी मजबूत पैठ है। 1. मोहसिन फखरीजादेह की हत्या। नवंबर 2020 में ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह का काफिला आग की लपटों में घिरा और उनकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उनके काफिले पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे रिमोट मशीनगन चलाई गई थी। ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री महमूद अलावी ने कहा, हमले को अंजाम देने वाला ईरानी सेना द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा था और मोसाद के लिए काम कर रहा था। 2. परमाणु कागजातों की चोरी। जनवरी 2018 की एक रात राजधानी तेहरान से 20 मील दूर एक स्टोर फैसिलिटी में लगभग 1 दर्जन लोग घुस आए। उन्होंने वहां 32 अलमारियों में से सिर्फ कुछ अलमारियां खोलीं, जिससे आधा टन परमाणु दस्तावेज चुराकर अपने साथ ले गए और कोई निशान नहीं छोड़ा। ईरान की विदेशी ऑपरेशन यूनिट IRGC कुड्स फोर्स के पूर्व खुफिया अधिकारी के मुताबिक विदेशी खुफिया एजेंसी ने महिलाओं के जरिए ईरानी राजदूतों और IRGC कमांडरों तक को अपने कब्जे में कर रखा है। खुफिया एजेंटों ने बसाया था इजराइल। 1907 में चाइम वाइजमैन
नाम का यहूदियों का लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है। वो जाफा इलाके में एक कंपनी खोलता है। 3 साल बाद वह यहूदी नेशनल फंड बनाकर फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदता है। इस तरह पहली बार यहां इजराइल की नींव पड़ती है। दुनिया भर के यहूदियों को लगता है कि यरूशलेम की जमीन अब्राहम और उनके वंशजों की है, इसलिए यह यहूदियों का असली घर है। फिलिस्तीन के लेखक सक्र अबू फखर के मुताबिक 1948 में फिलिस्तीन और अरब देशों ने यहूदियों के यरूशलेम आने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद लेबनान के रास्ते यहूदियों को यरूशलेम लाने के लिए ऑपरेशन आलिया बेट चलाया गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी एक खूबसूरत यहूदी महिला और इजरायली खुफिया एजेंट शुला कोहेन के हाथों में थी। पूरे लेबनान में अपना नेटवर्क तैयार करके शुला कोहेन ने अरब देशों के यहूदियों को लेबनानी अधिकारियों की नाक के नीचे से इजराइल भेजना शुरू कर दिया। गाइडेंस ऑफ काउंसिल ऑफ द मोसाद खुफिया एजेंसी मोसाद ने यहूदी देश इजराइल बनाने की कोशिश में लगी अपनी एजेंट शुला कोहेन का दूसरा नाम द पर्ल रखा था। 9 अगस्त 1961 को लेबनान की खुफिया एजेंसी ने इजरायली खुफिया एजेंट शुला कोहेन को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह इजराइल बसाने में शुला कोहेन ने अहम भूमिका निभाई। देश बनते ही अरब देशों से लड़ा इजराइल। 14 मई 1948 को यहूदियों ने फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल नाम के नए देश का ऐलान किया, लेकिन अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना बाकी था। अगले ही दिन 15 मई को अरब देशों सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब की सेना ने इजराइल पर हमला कर दिया। 8 महीने तक चली जंग के खत्म होने पर इजराइल का फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया। 1917 में फिलिस्तीन। 1948 जंग के बाद फिलिस्तीन यहूदियों के फिलिस्तीन इजराइल कब्जे वाला इलाका। 1967 में इजराइल पर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया हमला कर देते हैं। 6 दिनों तक चली जंग में अरब देशों की हार होती है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, यरूशलेम और गोलान हाइट्स जैसे अहम फिलिस्तीनी इलाके पर इजराइल का कब्जा हो जाता है। इजराइल गाजा छोड़कर सभी जगहों पर अपने लोगों को बसाना शुरू कर देता है। ये वो घटना थी जब 3 लाख फिलिस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा था। मैप प्रतीकात्मक है। 1967 के बाद इजराइल इजरायली कब्जे वाला फिलिस्तीन। इतनी हिम्मत कहां से लाता है इजराइल? सीनियर जर्नलिस्ट मार्क टूथ के मुताबिक इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ 3D डिफीट, डिटर, डिस्वेड यानी जंग में हराने, उनके मकसदों को नाकाम करने या हतोत्साहित करने की तकनीक अपनाता है। यही वजह है कि हर बार लड़ाई में इजराइल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इजराइल के यहूदी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए 3 वजहों से इतनी हिम्मत लाते हैं। 1 सर्वाइवल। इजराइल की नींव दूसरे देश फिलिस्तीन में पड़ी है। ऐसे में अपने सर्वाइवल के लिए उसे संघर्ष करना ही होगा। 2 मजबूरी। लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र। इजराइल की सीमा 5 ऐसे देशों से लगती है जिससे कभी न कभी उसने जंग लड़ी है। इनमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन शामिल हैं। ऐसे में लड़ना और जीतना उसकी मजबूरी है। 3 अमेरिकी सपोर्ट। इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का समर्थन है। इस वजह से वह किसी से भी टकराने की हिम्मत रखता। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक अफगानिस्तान और ड्राक से निकलने के बाद अमेरिका का सबसे ज्यादा ध्यान अभी वेस्ट एशिया और यूरेशिया यानी चीन, रूस और ईरान की ओर है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के इलाके में काफी तेल है। ऐसे में यहां पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली मजबूत बने रहने के लिए अमेरिका इजराइल को मदद करता है।